Hello everyone, welcome to RST. Students, in our previous class, we talked about four kingdoms, Monera, Protista, Fungi and Plantae. You all gave a good response on that video, so first of all, thanks to all of you. Today, we will be continue our learning and will talk about kingdom Animalia, which is the fifth and the last kingdom for the classification of living organisms. तो गाइस, एनिमल किंगडम को समझने के लिए हम इसे 3 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टॉपिक 1, जिसमें हमें यह समझना है कि एनिमल किंगडम के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर टॉपिक 2, जिसमें हम किंगडम एनिमेलिया के उन बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, जिसके कारण एनिमल किंगडम को 11 फाइला में डिवाइड किया गया है। उसके बाद थर्ड टॉपिक, जिसमें हम सभी 11 फाइला यानी कि पॉलीफेरा, नाइडेरिया, जिसे सिलेंटिरेटा भी कहते हैं, उसके बाद टिनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिंथिस, फिर एस्हेलमिंथिस, उसके बाद एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें ये एनिमल किंगडम के सभी मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब सभी एनिमल्स के बॉडीज में जो सेल प्रेजेंट होंगे ना, उन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सभी के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये सभी ऑर्गेनिल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद है ये सभी मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके बॉडीज में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये सभी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि दूसरे प्लांट या फिर एनिमल पर डिपेंड करेंगे, इसीलिए ये सभी हेटेरोट्रॉपिक हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं ताकि प्लांट को स्ट्रेंथ यानी कि ताकत प्रोवाइड हो पाए। ओके, उसके बाद है कि मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। यहाँ पर मेरे बात पर ध्यान दें कि एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट नॉट एवरी एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ज़्यादातर एनिमल एक जगह से दूसरे जगह तो मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कि अपने ही जगह पर सिचुएटेड होते हैं, वो एक्वेटिक होते हैं। जैसे कि जब मैं आपको पहला फाइला के यानी कि पॉलीफेरा के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे कि पॉलीफेरा जो कि अपने जगह पर इस्टेब्लिश होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। मोबाइल मतलब लोकोमोशन। ओके, उसके बाद है कि एनिमल किंगडम के सभी मेंबर को उनके एग्जिस्टेंस और उनके बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पर फर्दर डिवाइड किया जाता है, 11 फाइला में डिवाइड किया जाता है। ओके गाइस, नाउ द लास्ट पॉइंट इज अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले किसी भी फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करना, उसके बाद जब वो बॉडी के अंदर फूड जाते हैं तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्राइप्सिन, पेप्सिन, स्टेप्सिन, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, उस फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब करेंगे वो ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जैसे एसिमिलिएशन कहेंगे। और लास्ट है इजेशन। जो फूड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाते हैं और वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट यानी कि बाहर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट डाउन कर लें ताकि फिर हम आगे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल किंगडम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके कारण किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइला में डिवाइड किया जाता है। ओके गाइस, सो राइट इट डाउन। तो गाइस, अभी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसके कारण एनिमल्स किंगडम का फर्दर 11 फाइलम में डिवीजन हुआ है। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है सिमेट्री, उसके बाद बॉडी कैविटी और सिलोम, उसके बाद जर्मिनल लेयर जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद फोर्थ में है सेगमेंटेशन और फिर फाइनली नोटोकॉर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं ना जिसके बेसिस पर एनिमल किंगडम को डिवाइड किया जाता है। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गाइस, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एक घर को तैयार करने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स का ज़रूरत होता है। ब्रिक्स मिलते हैं तो वॉल बनते हैं, वॉल मिलकर रूम बनाते हैं और बहुत सारे रूम मिलकर एक घर बनाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल को कहा जाता है। सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर कोई भी ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, है ना। और फिर ये सभी ऑर्गन एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके गाइस, ये सभी बात आप सभी पहले से बहुत ही अच्छे से जानते हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बहुत सारे ब्रिक्स को एक जगह पर रख देने से वो वॉल बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते ना। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे तो वो टिश्यू ही बनेंगे, है ना। जैसे मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बात करें सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा एक ऐसा फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सेल्स बस एग्रीगेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, जिसे सेल्स एग्रीगेशन कहते हैं, है ना। तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा में मिलता है। ओके, इसके बाद के जो दो फाइलम सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा होते हैं उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। फिर इसके आगे बढ़ें प्लेटीहेल्मिन्थस में। प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी फाइलम हैं प्लेटीहेल्मिन्थस के अलावा एस हेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये सभी एडवांस्ड फाइला कहलाते हैं। ओके गाइस, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग सिमेट्री के बारे में तो चलो गाइस, हम लोग समझते हैं कि सिमेट्री क्या होते हैं। सिमेट्री, इट इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब आप किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंट्रल एक्सिस से कट करते हो और वो ऑर्गेनिज्म अपना दो मिरर इमेजेस बनाते हैं, तो वो सिमेट्री कहलाएंगे। मोस्टली सिमेट्री तीन टाइप्स के होते हैं, रेडियल, बायलेटरल एंड असिमेट्रिकल। ओके, तो समझते हैं सबसे पहले रेडियल सिमेट्री क्या होते हैं। रेडियल सिमेट्री मोस्टली जो होते हैं ये ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेंगे जो डिस्क लाइक या फिर सिलेंड्रिकल शेप्स के होते हैं। ओके, ऐसे केस में क्या होता है गाइस कि आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से, चाहे एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से कट करो, तो वो ऑर्गेनिज्म दो बराबर भागों में ही डिवाइड होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये डिस्क देख पा रहे होंगे। इस डिस्क को आप वाई एक्सिस से अगर एक लॉन्गिट्यूडनली कट करते हो तो भी ये डिस्क दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, या फिर आप इसे एक्स एक्सिस से कट करो तो भी ये दो बराबर भागों में बटेंगे। ओके, तो रेडियल सिमेट्री ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखोगे आप जिसका शेप सिलेंड्रिकल या फिर डिस्क लाइक होंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा और एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स के भी एडल्ट स्टेज में ही सिर्फ और सिर्फ रेडियल सिमेट्री दिखते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री का। तो बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, अगर आप मुझे लॉन्गिट्यूडनली सेंट्रल एक्सिस से कट करो तो मेरा पूरा बॉडी पार्ट्स दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा करना मत, ये इलीगल होता है। अगर आप ऐसे कट करते हो तो मेरा एक हाथ राइट साइड में, एक हाथ लेफ्ट साइड में, एक आंख राइट साइड में और एक आंख लेफ्ट साइड में, एक कान राइट साइड में और एक कान लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ओके, तो इसे बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। लेकिन आप एक बात गौर करना, बायलेटरल सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से आप कट कर सकते हो। ओके, आप मुझे अगर ऐसे कट करोगे तो बॉडी पार्ट्स दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होंगे। ओके ना, तो ये होता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेंगे जो एडवांस्ड फाइलम है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस, एस हेल्मिन्थस और इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है कॉर्डेट्स तक, टोटल में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलते हैं। ओके, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है टर्माइट्स के बारे में, उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थस जो कि एक बहुत ही गंदे कीड़े होते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है। ओके, ये सभी बायलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग बात करते हैं असिमेट्री क्या होते हैं।
देखिए सिमेट्री का उल्टा क्या हुआ, असिमेट्री। मतलब सिमेट्री के बारे में मैंने बताया था कि आप एक सेंट्रल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करो और वो ऑर्गन्स दो बराबर भागों में बढ़ जाए। लेकिन असिमेट्री में क्या होगा ना, आप किसी भी प्लेन से, चाहे एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, किसी भी प्लेन से ड्रॉ करोगे तो आप उस ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, इस अच्छा अब ये सवाल आता है कि इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीफेरा के मोस्टली स्पॉन्जेस जो होते हैं, पॉलीफेरा जो पहला फाइलम था उसके जो स्पॉन्जेस होते हैं वो उसमें ज़्यादातर असिमेट्रिकल देखने के लिए मिलता है। ओके, तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा, उसके बाद सिमेट्री समझा। अभी हम लोग समझेंगे जर्म्स लेयर के बारे में, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप इसे नोट डाउन कर लें। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं जर्म लेयर। जर्म से मेरा मतलब किसी कीटाणु से नहीं है। जर्म दो टाइप के होते हैं, एक मेल जर्म और एक फीमेल जर्म। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाले जर्म को स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाले जर्म को ओवा कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं, जब दोनों में दोस्ती होती है तो ये दोनों मिलकर ना सिंगल सेल बन जाते हैं, जिसे जाइगोट कहा जाता है। अभी ये जाइगोट सिंगल सेल है। अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से 8 सेल। तो जाइगोट के बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में बदल जाते हैं। अब एम्ब्रायोनिक स्टेज में ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी 3 लेयर में अरेंज हो जाता है। ये ऐसे अरेंज होता है जैसे कि आप सैंडविच खाते हो। सैंडविच में देखते हो एक अपर में सबसे लेयर और एक सबसे नीचे लेयर होते हैं। अपर वाले लेयर को आप एक एक्टोडर्म कहेंगे और सबसे अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म कहेंगे। अब आप एक्टोडर्म और इंडोडर्म इस दोनों को ध्यान से देखो। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक्टो और इंडोडर्म दोनों ना एक डिज़ाइन बना हुआ है दोनों के अंदर में। वो एक्चुअली कोई डिज़ाइन नहीं है गाइस, वो ये बता रहे हैं कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों ना डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं डायप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। देखिए डायप्लोब्लास्टिक के केस में एक्टोडर्म और इंडोडर्म तो रहेंगे, लेकिन इस दोनों के बीच में ना एक और लेयर रहेगा, बट वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म की तरह डिवाइड मतलब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे। ओके, तो सो डायप्लोब्लास्टिक एनिमल are those animal in which cells are arranged into 2 embryonic layer, ectoderm and endoderm, with an intervening undifferentiated mesoglilia। मतलब इस दोनों लेयर के बीच में जो एक और मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे वो इस दोनों की तरह डिवाइड नहीं रहेंगे, डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहेंगे, और उसे मेसोग्लिया नाम दिया गया है। ओके, अब समझते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक आर दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज थर्ड जर्म लेयर विच इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक शुरू के 3 फाइला स्पॉन्जेस, सिलेंटिरेटा और टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक देखते, और इसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं, मतलब टोटल 11 फाइला थे, तो शुरू के 3 फाइला डिप्लोब्लास्टिक होंगे, और इसके अलावा जितना फाइला है प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ओके, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोगों ने अभी जर्म लेयर समझा, इसके बाद हम लोग समझेंगे बॉडी कैविटी या फिर सिलोम के बारे में। ओके गाइस, अब हम लोग बॉडी कैविटी या फिर सिलोम के बारे में समझते हैं। इसको समझने से पहले ना आप एक बात दिमाग में रखेंगे कि हम लोग अपने आसपास जितने भी एनिमल देखते हैं ना, जैसे कि काउ, गॉट, ह्यूमन बीइंग, ये सभी एनिमल सबसे लास्ट फाइलम यानी कि कॉर्डेटा की कैटेगरी में आते हैं। ओके गाइस, अब आप याद करो, मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले आपसे बताया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनके 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाला लेयर इंडोडर्म, और इन दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर जिसे हम लोग कहते हैं मेसोडर्म। ओके गाइस, अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्टोडर्म वाले लेयर है ना, ये किसी भी एनिमल का बॉडी वॉल को बनाएंगे, और जो सबसे अंदर वाला लेयर यानी कि इंडोडर्म है, ये एनिमल का गट वॉल जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को ये इंडोडर्म बनाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक की कहानी खत्म हुई और सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी की कहानी शुरू हुई। ध्यान से समझना, ये जो बॉडी वॉल है ना, जो कि एक्टोडर्म से मिलके बने हैं, और जो ये जो गट वॉल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
माउथ से लेके एनस तक के पार्ट जो कि एंडोडर्म से बने हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। इसी गैप के आधार पर एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला असिलोमेट, दूसरा सिलोमेट एनिमल एंड तीसरा स्यूडोसिलोमेट एनिमल। सबसे पहले समझते हैं असिलोमेट एनिमल क्या होते हैं। सिलोमेट का उल्टा क्या हो गया? असिलोमेट। यानी कि असिलोमेट्स आर दोज एनिमल in which the body cavity is absent. Okay, there will be not space between the body wall and the gut wall, so those animal will be known as the asilomate animal. For example, platyhelminthes को आप अगर कट करोगे तो उसके बॉडी वॉल में और गट वॉल के बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होगा। ओके गाइस, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट सिलोमेट एनिमल क्या होते हैं। Coelomates are those animal in which body cavity, that means the space between the body wall and the gut wall will be present, which is consist of mesoderm. Okay, those animal will be known as the coelomate animal. Example क्या होगा इसका? तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट फाइलम के अंदर ह्यूमन बींग भी आते हैं। ओके, तो यहाँ तक जितने भी एनिमल आएंगे ये सभी एनिमल सिलोमेट होंगे। ओके गाइस, अब हम लोग समझते हैं सूडो सिलोमेट क्या होते हैं। गाइस, सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये जो सूडो सिलोमेट है ना गाइस, ये सिलोमेट और असिलोमेट के बीच का रास्ता अपनाता है। ये इसमें क्या होता है, जो बॉडी वॉल यानी कि एक्टोडर्म और जो गट वॉल जो कि एंडोडर्म से मिलके बने हैं, इन दोनों के फिर बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो मेसोडर्म छोटे छोटे पॉचेस के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और इसे सूडो सिलोमेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एस हेलमेंथिस। आपको याद है एस हेलमेंथिस के कैटेगरी में राउंड वर्म, जो आप अपने आसपास छोटे छोटे गोल कीड़े देखते हो, वो राउंड वर्म जो होते हैं एस हेलमेंथिस की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बॉडी में सूडो सिलोमेट प्रेजेंट रहता है। ओके गाइस, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे और फिर नोटोकॉर्ड को समझेंगे। ओके गाइस, सो राइट इट डाउन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेगमेंटेशन। गाइस, हम लोग अपने आसपास कुछ ऐसे एनिमल को देखते हैं जिसका बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। इसके साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्गन भी, बॉडी के कुछ पार्ट्स भी सीरियली रिपीटेड होंगे। इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें अर्थवर्म की, जो कि एनिलिडा फाइलम के अंदर आते हैं, तो अगर आप इस अर्थवर्म को ध्यान से देखो तो इसका पूरा बॉडी पार्ट्स ना छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहे होंगे। ओके गाइस, ये प्रोसेस ही सेगमेंटेशन कहलाता है। नाउ अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। जिस बॉडी के अंदर ये सेगमेंटेशन प्रोसेस दिखाई देता है, स्पेशली उस बॉडी को मेटामेरिक बॉडी कहते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, the phenomena by which we see the serially repeated organ, by which we see the pattern in the organism, this phenomena is known as metamerism. Okay guys, ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। बस सेगमेंटेशन के बारे में इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं पढ़ना है। बस याद रखना कि एनिलिडा फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन प्रोसेस दिखाई देता है। बस यही है इसके बारे में। अब हम लोग नोटोकॉर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स सी अबाउट नोटोकॉर्ड। गाइस, नोटोकॉर्ड को समझने से पहले आप एक बात दिमाग में रखें कि हमारा जो आगे वाला साइड होता है ना, इसे वेंट्रल साइड कहते हैं, और जो पीछे वाला साइड जिसमें मेडुला और बैकबोन सब प्रेजेंट होते हैं इसे डोर्सल साइड कहा जाता है। अब आप याद करो, जब मैं आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एनिमल का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। सबसे ऊपर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और सबसे लास्ट वाला एंडोडर्म। ओके गाइस, नाउ कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसका मेसोडर्मल लेयर यानी कि बीच वाला लेयर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे एनिमल, ऐसे स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ओके गाइस, नाउ जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे वैसे एनिमल को कॉर्डेट्स एनिमल कहेंगे, और जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होंगे
वैसे एनिमल को नॉन कॉर्डेट एनिमल कहते हैं। ओके, तो कॉर्डेट एनिमल की कैटेगरी में बस लास्ट वाला फाइलम यानी कि कॉर्डेटा आता है, और नॉन कॉर्डेट के कैटेगरी में टोटल जितने भी फाइलम हैं कॉर्डेटा को छोड़कर, मैं अभी एक टोटल 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है, तो उनमें से सबसे लास्ट वाला फाइलम सिर्फ कॉर्डेटा को छोड़कर बाकी जितने फाइलम हैं वे सभी नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। ओके गाइस, आप यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखो। इसमें जो ये बीच वाला लेयर मेसोडर्मल लेयर है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गए हैं। ओके, इसी स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहते हैं। ओके गाइस, आप इसे दिमाग में रखेंगे। बस नोटोकॉर्ड के बारे में इतना ही है। आगे की क्लास में हम लोग सभी 11 फाइला के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि सभी 11 फाइला को एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ। बस तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें